कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो घने जंगल के बीच पैसों से भरा बैग लेकर भागते हुए पकड़ा जाता है। पूछताछ चली और बिना देर किए उसे सीधे जेल भेज दिया गया। अंदर कदम रखते ही उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि ये जगह दरिंदों से भरी थी, ऐसे कैदी जो मौका मिलते ही किसी का भी फायदा उठा लें। जेलर किसी तरह उसे गालियों और धक्का मुक्की से बचाते हुए उसके सेल तक लेकर गया। अंदर की दीवार पर कुछ अजीब सी ड्राइंग चिपकी थी। जैसे ही बैरन ने उन्हें छूकर देखा, उसका सेल पार्टनर ओटिस गुस्से में फट पड़ा। बोला, अगर उन ड्राइंग को जरा भी खरोंच लगी तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। साफ पता चल रहा था ये लोग मजाक में बात नहीं करते। बैरन खुद मासूम और न जाने कैसे इस मुसीबत में फंस चुका था। ओटिस ने पूछा, अभी अभी जवान हुए हो और सीधा जेल, ऐसा क्या कर दिया? बैरन बोला, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। और आप किस जुर्म में अंदर हो? ओटिस बोला, मेरी लिस्ट इतनी लंबी है कि सुनते सुनते बूढ़े हो जाओगे। चोरी, लूटमार, प्रॉपर्टी उड़ाना, 3 बार जेल तोड़ चुका हूं। तू एक पुराने खिलाड़ी के साथ रहने वाला है बच्चे, इसलिए तमीज में रहना। बैरन धीरे से बोला, मुझे यहां से भागना है, क्या आप मेरी मदद करोगे? ओटिस चीखा, क्या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है? आ जाते हैं मुंह उठाकर पता नहीं किधर किधर से। अगले ही पल बैरन बोला, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं सब तुम्हें दे दूंगा, बस एक बार मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिला दो। $2,50,000 कैश हैं उसके पास। ये सुनकर ओटिस का ईमान भी डोल गया। हालांकि ओटिस को बैरन की बातों पर पूरा यकीन नहीं था, फिर भी उसने पूरी कहानी पूछ ही ली। बैरन बताता है कि उनके पास सिर्फ कल दोपहर 3:30 बजे तक का वक्त है। उसकी गर्लफ्रेंड मार्मलेड तय समय पर पैसे लेकर आ जाएगी। अब ओटिस के दिमाग में भी लगातार सवाल घूम रहे थे। ये लड़की कौन है, इतने पैसे कहां से आए, और पूरा खेल खत्म होने के बाद उसको कितना हिस्सा मिलने वाला है? बैरन ने साफ कहा कि सारा पैसा ओटिस का ही होगा, उसे तो बस अपने प्यार के साथ भाग कर रहना है। अब ये सुनते ही ओटिस भी बैरन को जेल से भगाने के लिए मान गया। लेकिन ओटिस की एक शर्त थी, पहले बैरन को ये यकीन दिलाना होगा कि जो वो बोल रहा है वो 100% सच है। और बस यहीं से कहानी पीछे मुड़ती है। बैरन पोस्टल सर्विस में काम करता था और उसके मुताबिक ये दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरी थी। रोज नए लोग, नई बातें, दूसरों की जिंदगी की खुशियों और दुखों से होकर गुजरना उसे अच्छा लगता था। एक दिन वो मिस जेंकिंस का लेटर लेकर पहुंचा। उन्होंने लिफाफा वहीं खोल लिया। पता चला कि ये उनकी पोती की शादी का कार्ड था और साथ ही एक खुशखबरी, वो मां भी बनने वाली थी। मिस जेंकिंस बेहद खुश थी, लेकिन ये सब सुनकर बैरन का चेहरा उतर गया। उसकी अपनी लाइफ में ऐसी कोई खुशी नहीं थी। मिस जेंकिंस ने उसे प्यार से समझाया, दिल छोटा मत करो, किसी को जल्दी साथी मिल जाता है, किसी को थोड़ा देर से। जब तक जिंदगी है उम्मीद भी है, लगे रहो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी नौकरी ही चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने बाल काटने से मना कर दिया था, जबकि उसकी बॉस पिछले 6 महीने से उसे चेतावनी दे रही थी। बैरन को अपने बालों से कितना प्यार था, ये वो ओटिस को अपने बालों की कसम खाकर बता रहा था। उसने बॉस से खूब हाथ पैर जोड़े, कहा कि उसे अपनी मां की दवाइयों के लिए ये नौकरी चाहिए। लेकिन बॉस पहले ही उसकी जगह किसी दूसरी लड़की को रख चुकी थी। ओटिस को ये बात बड़ी अजीब लगी, मतलब सिर्फ बाल नहीं काटे इसलिए नौकरी चली गई। उसने बैरन को समझाया कि ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। वो लड़की या तो बॉस की जान पहचान की होगी या उसने नीचे से कुछ सेटिंग की होगी, इसलिए तुझे हटा दिया गया। इसी टेंशन के बीच बैरन के नाम एक लिफाफा आया। ये उसकी मां की दवाइयों से जुड़ा नोटिस था, जिसमें बताया गया था कि अब उनकी दवा का खर्च पहले से और ज्यादा बढ़ने वाला है। ये देखकर बैरन पूरी तरह टूट गया, क्योंकि नौकरी भी चली गई थी और अब दवाइयों का खर्च उसके बस से बाहर होने वाला था। ये सारी बातें वो अपनी मां को दवा खिलाते वक्त बता रहा था। साथ ही उन्हें दिलासा भी देता जा रहा था कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो जल्द ही दूसरी नौकरी ढूंढ लेगा। लेकिन कई दिनों तक दर दर भटकने के बाद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। आखिर में थक कर वो एक प्लेइंग गार्डन में जाकर चित्त पड़ा हुआ था। तभी वो आई, मार्मलेड। उसके गुलाबी बालों को देखते ही बैरन पिघल गया। उसकी चाल ढाल में एक अलग ही आकर्षण था, फुल नजाकत, फुल कॉन्फिडेंस। उसी पल बैरन ने तय कर लिया, यही उसकी सपनों की रानी है। मार्मलेड उससे कुछ सवाल पूछना चाहती थी। बोली, तुम इसी घटिया टाउन के हो? बैरन ने कहा, हाँ। फिर उसने पूछा, अच्छा तो यहाँ क्या क्या किया जा सकता है? बैरन उसकी बातें समझ नहीं पाया, इसीलिए वो लौट गई। उसके जाने के बाद बैरन खुद को कोसने लगा और तभी वो वापस लौट आई। इस बार बैरन ने कोई गलती नहीं की। बताया कि यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ रात को आर्माडिलोस की रोने की आवाजें आती हैं। इसके अलावा घूमने लायक कुछ खास नहीं। ये शहर छोटा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, इतने प्यारे कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन तक नहीं है। बस एक खूंसट बुढ़िया को छोड़कर, जिसे उसके लंबे बालों से कड़ी नफरत है। उसने उसे सिर्फ लंबे बालों की वजह से नौकरी से निकाल दिया। फिलहाल मेरे पास तुम्हें घुमाने के लिए कुछ भी नहीं है,
लेकिन मार्मलेड को तो बस ऐसा कोई चाहिए था जो इस छोटे शहर को अच्छी तरह जानता हो। यही बात दोनों को करीब ले आई। बैरन उसका टूरिस्ट गाइड बन गया। उसके बाद से दोनों की इतनी जमी कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहने लगे थे। उसके साथ हंसी मजाक, बातें और साथ में बिताया हुआ हर पल सुकून भरा होता था। जल्द ही बैरन को पता चला कि मार्मलेड की जिंदगी भी बिल्कुल आसान नहीं थी। उसकी मॉम किसी और आदमी से शादी कर ली थी, इसलिए वो घर से भाग निकली। काफी समय तक इधर उधर भटकती रही और उसी दौरान एक लड़का मिला जिससे दोस्ती करने के बाद उसने अपनी ये खटारा गाड़ी उसे गिफ्ट कर दी। अब इस सफर में वो कहां जाकर रुकेगी उसे ये खुद भी पता नहीं था। ये सब सुनकर बैरन को बहुत दुख हुआ। तब मार्मलेड ने बताया कि वो उसकी असली माँ थी ही नहीं। उसे तो अपने असली पेरेंट्स का कुछ अता पता ही नहीं था। बचपन से वो फोस्टर होम में पली बढ़ी थी। बैरन की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। वो भी कभी अपने पिता से नहीं मिला। उसकी मॉम कहती थी कि उसके पापा एक एस्ट्रोनॉट थे, रॉकेट बनाने में इतने बिजी कि कभी मिलने नहीं आ पाए और एक दिन रॉकेट के साथ ही उड़ गए। बैरन अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। उनका नाम था ईडा। बैरन कहता है कि अगर मॉम नहीं होती तो मैं कब का इस शहर को छोड़ चुका होता, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी और उनकी दवाइयों की कीमत दिन ब दिन आसमान छूती जा रही थी। बैरन को लगता था कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है। भला इतनी महंगी दवाइयां कौन खरीद सकता होगा। मार्मलेड उसकी बात सुनी और बोली, जब सिस्टम तुम्हारे काम न आए तो अपना खुद का सिस्टम बना लेना चाहिए। जिन्होंने दवाओं के दाम बढ़ाए उन्हें उनकी किए की सजा जरूर मिलेगी, तुम देखना। खैर, मार्मलेड के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। उसने पूछा, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? बैरन तो उसे पहले ही अपने सपनों की रानी मान चुका था। मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो पहली बार उसके घर पहुंची, आते ही बैरन की साइकिल के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। पर उसे कुछ कहने के बजाय बैरन ने खुद को ही दोषी ठहराया। बोला, मुझे इसे यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। इसके बाद मार्मलेड उसकी मम से मिली, लेकिन एडा इतनी बीमार थी कि जवाब देने की हालत में भी नहीं थी। खैर, मार्मलेड पूरे दिन की थकी हुई थी, इसलिए अब उसे सोना था। बैरन के मन में बस एक ही डर था, कहीं ऐसा न हो कि वो सुबह उठकर उसे छोड़कर चली जाए। अगले दिन उसका एक जॉब इंटरव्यू था। मार्मलेड ने कहा, अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मुझे फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और मामा एडा के लिए भी। ये सब सुनकर बैरन के दिल को पहली बार असली सुकून मिला। मार्मलेड के साथ रहते हुए वो सच में खुश रहने लगा था। अगले दिन सुबह वो शहर का एक चक्कर लगाकर घर लौटा तो उसने देखा कि मार्मलेड अब भी घर पर थी। वो कब इंटरव्यू के लिए जाएगी, इसका कोई अता पता नहीं था। तभी उसने अचानक कहा कि वो बैंक लूटने वाली है। ये सुनकर बैरन चौंक गया। इधर ओटिस हंस पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बैरन जैसा लप्पू बैंक लूटने जैसे बड़े काम के बारे में सोच भी सकता है। लेकिन मार्मलेड थी तो कुछ भी मुमकिन लगने लगा था। बैरन ने पहले मना किया, पर मार्मलेड ने उसे अपने तरीके से मना लिया। उसने उसके ऊपर बहुत प्यार बरसाया और बोली, हमारे बीच कोई खास रिश्ता है, जैसे तुम्हें ऊपर वाले ने मेरी हिफाजत के लिए भेजा है। तुम हो मेरे सपनों के राजकुमार। ये पहली बार था जब दोनों इतने करीब आए, लेकिन तभी माँ ने सारा माहौल बिगाड़ दिया। एडा एक ही सुर में जोर जोर से खांसने लगी। असल में प्लियोनेक्सिया पिल्स ही उन्हें जिंदा रखे हुए थीं, लेकिन अब वो गोलियां खत्म हो चुकी थीं और बैरन के पास नए पैकेट के लिए एक भी पैसा नहीं था। ऐसे में उसे बैंक लूटने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वे दोनों सिटी बैंक गए, बैंक की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, लेकिन वहां तो हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता था। मार्मलेड अपने सपनों की दुनिया बैरन के साथ बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसी जगह चोरी करके जेल जाना उसे मंजूर नहीं था। तब बैरन उसे एक दूसरा बैंक दिखाने ले गया जो एकदम एकांत इलाके में था। मार्मलेड की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये बैंक बिल्कुल परफेक्ट था, जिसे वो आसानी से लूट सकते थे। हालांकि इसके लिए कैमरों का एंगल, कैशियर की खिड़की की ऊंचाई, केबिन की दूरी, एंट्रेंस और एग्जिट सब कुछ मापना था। मार्मलेड ने चुटकियों में सारा डेटा इकट्ठा कर लिया। प्लान बहुत सीधा था। मेन गेट से मार्मलेड अंदर जाएगी, जबकि बैरन पहले से बैंक के पीछे वाले कोने में मौजूद रहेगा। मार्मलेड के अंदर प्रवेश करने से पहले उसे कैमरा शूट करना होगा, फिर कैशियर पर गण तान कर पैसे बैग में भरवाने होंगे और दोनों पल भर में वहां से निकल जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि बैरन को गन चलाना आता ही नहीं था, इसलिए अगले दिन से उनकी हथियारों की ट्रेनिंग शुरू हुई। मार्मलेड को सब आता था, लेकिन बैरन की पहली गोली में ही हवा निकल गई। उसको डरता देख मार्मलेड हंस हंस के पागल हो गई। बाद में उसने खुद शूट करके उसे दिखाया कि गन कैसे चलाते हैं। अब बस आखिरी ट्रेनिंग बाकी था, आपसी तालमेल बनाना। तालमेल मजबूत करने के लिए मार्मलेड उसे पास के शॉपिंग मॉल में ले गई, जहां चेंजिंग रूम में पहले उन्होंने अपनी बॉन्डिंग मजबूत की। ये सुनकर ओटिस हिल गया। बोला, बस कर भाई, समझ गया, अब जरूरी बात बता। बैरन बताता है कि मार्मलेड के बदन पर टैटू ही टैटू थे।
ऐसी जगहों पर भी जहां उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन उसने दाहिने पैर पर एक दिल का टैटू बनवाया। उसी दिन बैरन ने भी उसके नाम का टैटू बनवाया, लेकिन टैटू आर्टिस्ट से स्पेलिंग में गलती हो गई। मरमलेड की जगह मामा लिख दिया। बैरन ने वही रुकवा दिया। उसने कहा, यह टैटू मेरी माँ की याद दिलाता रहेगा। ओटिस ने फिर पूछा, सच बता, उसके पूरे बदन पर टैटू है? बैरन बोला, हाँ, उसकी गर्दन पर एक बड़ा पजल का टैटू भी है। इसके बाद क्या हुआ? अब उनके बीच आपसी तालमेल का कोई चक्कर नहीं था। वो जहां देखो वहां शुरू हो जाते थे। इतने दिन एक साथ बिताने के बाद बैरन को मार्मलेड पर पूरा एतबार हो गया था। वो खुद फर्श पर कपड़ों का तकिया बनाकर सोता और उसे आराम से बेड पर सुलाता था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। वो बहुत डरपोक आदमी था। पता नहीं आगे चलकर बैंक लूटने जैसी बड़ी चीज वो कर भी पाएगा या नहीं, इसमें भी शक था। मार्मलेड तो उसे डराकर मजे लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। खैर, आज उनके प्लान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम था, इसलिए दोनों ताबड़तोड़ निकल पड़े। रास्ते में बैरन ने उससे उसकी असली माँ के बारे में पूछा, लेकिन मार्मलेड इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। पहले तो उसने ये टॉपिक छेड़ने से ही मना कर दिया। जब बैरन बार बार पूछता रहा तो आखिरकार मार्मलेड ने सच बताया। उसकी असली माँ उसे पाल नहीं सकती थी, इसलिए उसे फोस्टर केयर में छोड़ दिया गया और वहीं से उसके साथ नाइंसाफी होने की शुरुआत हुई। उसके हर फोस्टर डैड ने उसके साथ बदसलूकी की। वो छोटी थी, पर उसे पता था कि उसके साथ गलत हो रहा है। गैर तो छोड़ो, उसकी अपनी माँ भी कभी उसे देखने नहीं आई। बैरन ने पूरा सच जानना चाहा तो उसने बताया कि उसका एक फोस्टर डैड हर रात उसके साथ जुल्म करता और फिर उसे कुत्ते के पिंजरे में कैद कर देता था। वो उसको सामने बैठाकर गोल्फ खेलता और जरा सा पैर हिलाने पर भड़क उठता। गुस्से में उसकी बाईं आंख फड़कने लग जाती थी। एक दिन मार्मलेड वहां से किसी तरह भाग निकली, लेकिन उसे आज भी इस बात का मलाल है कि उस मोटे खूंसट बूढ़े को खत्म कर देना चाहिए था। बदकिस्मती से उसे कोई सजा नहीं मिली। वो अब भी बच्चों को फोस्टर करता है और शायद वही अत्याचार आज भी किसी और पर ढा रहा होगा। खैर, मार्मलेड ने बैंक लूटने का 5वां नियम बताया, सेफ हाउस, जो पहले ही उसने चुन रखा था। 6ठा नियम था बहरूपिया बनना। अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्हें मास्क चाहिए था। दोनों एक दुकान पर गए, लेकिन जेब पूरी तरह खाली थी। तब मार्मलेड ने सीधे शॉपकीपर को डराकर मास्क उठा लिया। उसकी ये सरेआम गुंडागर्दी देख बैरन की हालत खराब हो गई। अगले दिन बैंक लूटना था, लेकिन उससे पहले ही बैरन ने हाथ खड़े कर दिए। ये सब उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन मार्मलेड ने उसे समझाया कि अगर उसने ये नहीं किया तो उसकी माँ बच नहीं पाएगी। काफी मनाने के बाद आखिरकार वो मान गया। 7वां नियम था नोट्स, ताकि उनकी आवाज छुपी रहे। बैरन ने देखा कि मार्मलेड ने मनी की स्पेलिंग भी गलत लिखती है। वो बोली, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को समझ आना चाहिए। और इन सब में सबसे जरूरी था आपसी तालमेल। दोनों अपना बॉन्डिंग मजबूत करने का मौसम बना ही रहे थे कि तभी माँ की खांसी फिर शुरू हो गई। मार्मलेड का मूड एक पल में खराब हो गया, लेकिन उसने दिखाया नहीं। बोली, मैं जाकर दवा दे देती हूँ। कुछ देर बाद अचानक उसका तेज चीखना सुनाई दिया। बैरन दौड़ कर गया और देखा कि उसकी माँ बिना किसी आवाज के जाने कब मर चुकी थी। मार्मलेड रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं तो किचन में थी। ये वाकया सुनाते सुनाते बैरन की आवाज धीमी पड़ गई। उसे ये बात अंदर तक खाई जा रही थी कि अगर दवाइयों के दाम नहीं बढ़े होते तो शायद उसकी माँ आज जिंदा होती। ओटिस की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। बचपन से उसकी माँ बीमार रहती थी। वो जमैका की रहने वाली थी, लेकिन अब ओटिस को ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर चुकी। सालों से दोनों किसी तरह के संपर्क में नहीं थे। बैरन ने हैरान होकर कहा, इतनी बेरुखी कैसी? जीवन में माँ एक ही मिलती है, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। तभी अचानक जेलर आधम का खाना खाने का वक्त हो गया था। बैरन अकेले बैठकर खाने वाला था, तभी कुछ खुराफाती कैदी उसके साथ आकर बैठ गए। पलक झपकते ही उसकी प्लेट साफ कर दी और खिचड़ी में उसका सिर दे मारा। बैरन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने पास बैठे सांड जैसे कैदी की दाढ़ी पर लगा खाना दिखाने की गलती कर दी। वो गुस्से में उसका जबड़ा तोड़ने ही वाला था कि पीछे से ओटिस कूदकर बीच में आ गया, पर मामला उल्टा पड़ गया। ओटिस को ही पकड़ लिया गया और तभी असली सच सामने आया। ओटिस एक सीक्रेट एजेंट था। पिछले 2 साल से बेबी डॉल बैंडिट को पकड़ने के मिशन पर था। उसके साथ यहाँ की लोकल डिटेक्टिव ग्रे भी थी और एक पूरी टीम इस केस पर काम कर रही थी। अब तक की पूरी कहानी जो बैरन सुना रहा था, वो सभी बाहर पूरी टीम भी सुन रही थी। मार्मलेड क्राइम वर्ल्ड में कई नामों से जानी जाती थी। बग बे बैंडिट, बेबी डॉल बैंडिट। उसकी हर चोरी बेबी डॉल ड्रेस पहनकर की जाती थी और इस बार भी बैंक उसी पोशाक में लूटा गया था। इसका मतलब साफ था, ये डकैती भी उसी ने की होगी और अब बैरन ही वो धागा था जिसके सहारे वो मार्मलेड तक पहुंच सकते थे। लेकिन चीफ को इस प्लान पर भरोसा नहीं था।
वो बैरन को जेल से भगाने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो लड़का एकदम बेवकूफ है, उसके लिए बेबी डॉल कभी नहीं आएगी। उसने उस बेवकूफ का फायदा उठाया है। ये बात तो 99% सच लग रही थी, पर वो 1% का चांस भी ओटिस गंवाना नहीं चाहता था। उधर बैरन फोन पर मार्मलेड से ही बात कर रहा था। उसने मार्मलेड को बताया कि वो पकड़ा गया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। बोला, यहाँ एक अच्छा आदमी मिला है, वो मुझे जेल से निकाल देगा। तुम बस कल दोपहर 3:30 बजे पैसे लेकर रेडी रहना, मैं वक्त पर आ जाऊंगा। खैर, इसके बाद बैरन फिर से ओटिस को अपनी कहानी सुनाने लगा। अपनी माँ के मरने के बाद उसने चोरी करने का फैसला बदल दिया था, क्योंकि वो तो सिर्फ उनकी दवाइयों के लिए ही चोरी करने पर राजी हुआ था। वो बोला, मैं वापस जाकर अपनी बॉस के पैर पकड़ लूंगा, बाल भी कटवा लूंगा, पुरानी नौकरी कर लूंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा। ये सुनकर मार्मलेड सिर पकड़कर बैठ गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन वो भी सधी हुई खिलाड़ी थी। पल में दूसरा तिकटम लगा दिया। वह बोली, मैं ये सरप्राइज काम के बाद बताने वाली थी, लेकिन तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं प्रेग्नेंट हूँ। बेचारा बैरन वहीं पिघल गया। अब इस हालत में वो उसे अकेला कैसे छोड़ सकता था। इसके बाद बेबी डॉल अपने असली अवतार में तैयार हुई और दोनों बैंक लूटने निकल पड़े। बैंक पहुंचते ही बैरन की हालत खराब। मार्मलेड ने उसे सिर्फ गाड़ी संभालने का काम दिया और खुद अकेली अंदर घुस गई। बंदूक चलाई, कैशियर को धमकाया और चंद मिनटों में पैसे बैग में भरवा लिए। पलक झपकते ही दोनों वहां से गायब। अब उनके पास पैसा ही पैसा था, लेकिन बैरन के मन में एक शक उठने लगा। इतने छोटे बैंक में कैशियर के पास इतना पैसा आया कहां से? मार्मलेड ने कहा, शायद आज कोई बड़ी रकम जमा कर गया होगा। लेकिन बैरन को अब डाउट होने लगा था कि मार्मलेड पहले से सब जानती थी कि आज इतनी रकम बैंक में आने वाली है। उसने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? पहले तो मार्मलेड बात को टालती रही, लेकिन जब बैरन नहीं माना तब उसने सच्चाई बता दी। अब तक वो 3 बैंक लूट चुकी थी और ये उसकी चौथी चोरी थी। पर पिछली चोरियों में उसे उतना पैसा कभी नहीं मिला और उन्हें करके भी उसे कोई खुशी नहीं मिली। इसलिए वो खुद को खत्म करने की राह पर निकल गई थी। तभी उसे बैरन मिला। उसके साथ उसे वो प्यार मिला, वो अपनापन जो उसे हमेशा चाहिए था, और उसी परिवार के लिए उसने चौथी चोरी की। अब बैरन गहरे असमंजस में पड़ चुका था। क्या सही है, क्या गलत? बैरन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मास्क चलाने के लिए जैसे ही वो गाड़ी की तरफ गया, उसे सीट के बीच में छुपी बंदूक मिली और नीचे उसकी माँ की दवाइयों का डिब्बा। उसी पल सब साफ हो गया। उसने तुरंत मार्मलेड पर बंदूक तान दी और पूछा, मेरी माँ की दवाइयाँ तुम्हारी कार में कैसे आईं? मार्मलेड बहाने बनाने लगी कि गलती से दवा गाड़ी में रखकर भूल गई थी। लेकिन इस बार बैरन उसके झांसे में आने वाला नहीं था। तभी उनकी तूत मैं के बीच अचानक घर पर पुलिस का छापा पड़ गया। बैरन की हालत फिर से पतली हो गई। मार्मलेड फौरन बोली, शांत रहो, हमें पैसे 2 हिस्सों में बांटने होंगे, तभी हम बच पाएंगे। दोनों अलग अलग भागेंगे और कल दोपहर 3:30 बजे अपनी फेवरेट जगह पर मिलेंगे। अगर बाई चांस हम में से कोई पकड़ा गया तो दूसरे को हमेशा के लिए गायब होना होगा। भागने से ठीक पहले वो बैरन के करीब आकर बोली, तुमने जितना मुझसे प्यार किया किसी ने कभी नहीं किया। सच कहूं, किसी ने मुझसे प्यार किया ही नहीं। तुम ही मेरे सपनों के राजकुमार हो, ये बात हमेशा याद रखना। इसके बाद वो पैसों का आधा हिस्सा लेकर भाग गई। वहीं बैरन पकड़ा गया, यानी मार्मलेड आज दोपहर 3:30 बजे अपनी फेवरेट जगह पर उसका इंतजार करेगी। अब ओटिस उस जगह के बारे में जानने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन बैरन बताने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा और उसके बाद वो सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। जब बैरन ने फेवरेट जगह बताने से मना किया तो ओटिस को मजबूरन उसे जेल से भगाने का ड्रामा करना पड़ा। लेकिन चूंकि सभी जेल ऑफिसर्स को ओटिस की असली पहचान नहीं पता थी, इसलिए दिक्कत हो गई। दरवाजे का लॉक खोलने में वो लेट हो गया और पकड़ा गया। प्लान था कि दोनों साथ भागेंगे, लेकिन आखिरी पल में ओटिस को अकेले ही बैरन को बाहर निकालना पड़ा। खैर, गाड़ी में जीपीएस लगा था, इसलिए ट्रैक करना आसान था। जल्दी ही टीम बैरन तक पहुंच गई। वो शायद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल खरीद रहा था। फूल लेकर वो निकल पड़ा सीधा कब्रिस्तान, और तभी पता चला फूल मार्मलेड के लिए नहीं, उसकी माँ के लिए थे। माँ से मिलने के बाद बैरन एक आइसक्रीम शॉप पहुंचा। फिर वहां से निकलकर उसी एरिया के गोल गोल चक्कर काटने लगा और वापस उसी आइसक्रीम शॉप पर लौट आया। पुलिस को शक हुआ। उन्होंने तुरंत गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन न गाड़ी में बैरन था और न मार्मलेड। बैरन गाड़ी उस आइसक्रीम वाले लड़के को हमेशा के लिए दे चुका था और खुद वहां से गायब, यानी जिसे वो लप्पू समझ रहे थे वही उनके साथ खेल कर गया। बैरन सीधे अपने जंगल वाले अड्डे पर पहुंच चुका था। उसे पहले से ही ओटिस की पहचान का पता था। उधर ओटिस बैरन की माँ की कब्र पर गया, लेकिन पता चला कि वो कब्र उसकी माँ की थी ही नहीं। हालांकि बैरन उसके लिए एक क्लू छोड़ गया था।
ओटिस वापस लौटा और बेबी डॉल के फोटोज को चेक किया तो उसके टैटू देख पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि असल में कोई लड़की थी ही नहीं, ये पूरा मास्टर प्लान बैरन का था। वहीं बेबी डॉल बनकर बैंक लूटता था। अब उसके पास बहुत सारे पैसे थे। पैसे लिया, भेस बदला और छूमंतर हो गया। नाकाबंदी के बावजूद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। बहुत बड़ा तिकड़मबाज था। लेकिन ये सब वो अपनी माँ के लिए कर रहा था। यहाँ से वो अपनी माँ की दवा लेने गया। दरअसल जेल से उसने इसी मेडिकल शॉप पर कॉल किया था प्लियोनेक्सिया पिल्स का ऑन ऑर्डर देने के लिए। वही ऑन ऑर्डर उसे चाहिए था। जब तक वो दवा ले रहा था, पुलिस उसकी जेल से की गई कॉल को ट्रेस कर उस जगह का पता जान चुके थे। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एड्रेस था। बिना देरी किए वो सब उस ओर निकल पड़े। इधर केमिस्ट बैरन से पूछता है कि इतनी सारी गोलियां किसके लिए ले जा रहे हो। वो कहता है अपनी फॉस्टर मम के लिए। उधर दूसरी तरफ ओटिस उस फार्मास्यूटिकल कंपनी पहुंच चुका था। कार से बाहर निकलते ही कंपनी के मालिक मिस्टर फ्रैंकल्स उन पर बरस पड़े। दरअसल उनका बहुत सारा पैसा गायब हो गया था, जिसके सिलसिले में शेरिफ तहकीकात के लिए कुछ लोगों को 12 बजे भेजने वाले थे। फ्रैंकल्स को लगा कि ये शेरिफ के आदमी हैं। ओटिस कहता है नहीं सर, आपको गलतफहमी हो गई है, हम इसके लिए नहीं आए। फ्रैंकल्स चिल्लाया, रॉबरी में मेरे $500 मिलियन चोरी हो गए और आप मुझे बता रहे हैं कि गलतफहमी हो गई। तब ओटिस ने दिमाग लगाया और पूछा, क्या आपकी कंपनी प्लियोनेक्सिया नामक दवा बनाती है? फ्रैंकल्स बोला, हाँ। ओटिस समझ गया, बैरन इसी कंपनी की दवा की बढ़ती कीमत से परेशान था। इसी वजह से उसने दवा कंपनी के मालिक फ्रैंकल्स का पैसा लूट लिया, और वो भी एक छोटे से बैंक से। ये सब बताते हुए फ्रैंकल्स की बाईं आंख लगातार फड़क रही थी। ओटिस झट से पूछ बैठा, क्या आप अनाथ बच्चों को फॉस्टर भी करते हैं? फ्रैंकल्स बोला, हाँ, आपने सही सुना है। बस इतना सुनना था कि ओटिस ने तुरंत फ्रैंकल्स के घर की तलाशी का आदेश दे दिया। ग्रे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो रहा है। तब ओटिस ने बताया कि जेल में मार्मलेड ने उसे बताया था उसका फोस्टर डैड जब गुस्सा करता था तो उसकी बाईं आंख फड़कने लगती थी। वो उसके साथ बदसलूकी करता था और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता था। शायद फ्रैंकल्स वही आदमी है। तभी उधर से कॉल आया कि फ्रैंकल्स के घर के बाहर मार्मलेड का एक जार मिला जैसा कब्र पर मिला था। मतलब ओटिस का शक बिल्कुल सही था। घर की तलाशी ली गई तो वहां 3 कुत्तों के पिंजरे मिले और भी कई सबूत। फ्रैंकल्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच ओटिस को एक और क्लू मिला, जिसके सहारे वो उसी मेडिकल शॉप पहुंचा। केमिस्ट पुलिस को देखते ही डर गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने प्लियोनेक्सिया पिल्स भारी मात्रा में एक लड़के को देकर गैर कानूनी काम कर दिया था। उसे लगा पुलिस उसी के लिए आई है। ओटिस ने पूछा, वो लड़का कहाँ गया? केमिस्ट घबरा कर बोला, यहीं पास वाली दुकान में टिकट लेने गया है। ओटिस वहां पहुंचा तो पता चला बैरन उसके लिए एक नोट और जमैका का टिकट छोड़ गया था। नोट में लिखा था, जिंदगी को पीछे मुड़कर ही समझा जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे आगे चलकर ही जीना पड़ता है। मैं अपनी माँ का ख्याल रख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी वही करेंगे। अलविदा सीक्रेट एजेंट। अब बैरन अपनी माँ के साथ साथ दूसरे मरीजों की भी मदद करता था। उसकी माँ पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी मार्मलेड मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है मूवी आपको पसंद आई होगी।